हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। ये एक बाढ़ का दृश्य है, ये फ्लड का दृश्य है। और बाढ़ आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, लेकिन ये बाढ़ अपने आप में एक विशेष है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ जो इंसान ने खिलवाड़ किया है, जो प्रकृति के साथ इंसान बार बार कुछ ऐसा करने का प्रयास करता है जिससे कि वो प्रकृति के संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके। प्रकृति इंसान के साथ खिलवाड़ करती है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि शायद हम प्रकृति से ज़्यादा होशियार हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम प्रकृति के हाथ की एक कठपुतली हैं, एक खिलौना है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में इस प्रकार से लिया कि पूरी दुनिया उसके हाथ की एक कठपुतली मात्र दिखाई दे रही थी। यानी कि हमारे हाथ में कुछ था नहीं, हम केवल बचने का प्रयास कर रहे थे, हम उससे लड़ नहीं पा रहे थे। आप जैसा कि यहाँ जो बाढ़ देख रहे हैं, ये दृश्य दुबई का है। इन दिनों बहुत चर्चा का विषय है ये कि दुबई में क्या हुआ ऐसा कि दुबई जैसे रेगिस्तानी इलाके के अंदर एक ऐसी बाढ़ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की हो। क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? जी हाँ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये एक प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से जो बाढ़ आती है वो बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक आर्टिफिशियल बाढ़ थी। यानी कि इसको मनुष्य के द्वारा लाया गया था, और इससे जो तूफान, जो बाढ़ वहां पर आई, उससे बहुत भयंकर विनाश वहां के लोगों को झेलना पड़ा है। और शायद ये एक संकेत है पूरी दुनिया के लिए कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रकृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम आज पृथ्वी दिवस पर बात कर रहे हैं। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? पृथ्वी या इस प्रकृति के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करेंगे, सबसे पहली जो हमारी बात होगी वो बात होगी कि आखिरकार ये पृथ्वी दिवस मनाया क्यों जाता है। हम जो पृथ्वी दिवस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हम अर्थ डे की बात कर रहे हैं, आखिरकार ये अर्थ डे मनाया क्यों जाता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के महत्व की याद दिलाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि पर्यावरण का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने ग्रह के सामने आने वाली महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संबोधित करने के प्रयासों को संगठित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो ये तो पृथ्वी दिवस मनाने का कारण हो गया कि हम क्यों पृथ्वी दिवस मनाते हैं, क्योंकि प्रकृति को बचाना, पर्यावरण को बचाना, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है। हम यहाँ पर यह भी चर्चा करेंगे कि ये जो हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, ये पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाने लगा अचानक। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पर्यावरण की चिंता, यही है कारण जिसकी वजह से हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। पर्यावरण की चिंता अचानक हमें 1960 के दशक में क्यों सताने लगी? आप देख सकते हैं कि आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। देखिए, वैसे तो पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा था। जो हमारे चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन है, मनुष्य ने उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्रारंभ कर दिया था। पश्चिमी देशों ने इन संसाधनों का दोहन तीव्र गति से करना प्रारंभ किया। परिणाम ये निकला कि 1950 और 60 के दशक तक आते आते हमें इसके दुष्परिणाम दिखाई देने लगे, और यही कारण था कि इस घटना ने राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैसे तो हम सभी जानते हैं पर्यावरण की चिंता भूगोल जगत को होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक जगत में इसकी चिंता क्यों आई है? इसका सीधा सा कारण यही है कि पूरी दुनिया में एक आपने शब्द सुना होगा, जियोपॉलिटिक्स, जिसको हम कहते हैं भू राजनीति। यानी कि राजनीति जो है वर्तमान समय में भौगोलिक संसाधनों के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। आज दुनिया के अंदर जितनी भी प्रतिस्पर्धा देख रहे हैं आप जो आपस में युद्ध देख रहे हैं, उसके पीछे अधिकतर कारण यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिक से अधिक दोहन किस प्रकार से किया जाए।
आपने देखा अमेरिका ने एक बार इराक पर हमला किया था, उसका कहीं ना कहीं कारण यही था कि वो इराक के तेल के संसाधनों पर अपना एक अधिकार करना चाहता था। ऐसा ही कुछ अभी सीरिया को लेकर के चल रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं कुछ ऐसे देश हैं जो आपस में लगातार युद्धरत हैं, जैसा कि हाल ही में आपने देखा ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल ने जवाबी कार्यवाही की। इजराइल और हमास इनके बीच में पहले से लड़ाई चल रही है। इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि अमेरिका यहां पर अपनी उपस्थिति को लगातार दर्ज करवाए रखना चाहता है। इसी को हम कहते हैं संसाधनों की भू राजनीति। और इसी घटना ने पर्यावरण की तरफ हमारी चिंता और अधिक बढ़ा दी थी। देखिए, विद्वानों के एक समूह जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम ने 1972 में 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इस पुस्तक में उन्होंने किस बात की तरफ हमारा ध्यान खींचा था? बढ़ती हुई जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों का हम जो विनाश कर रहे हैं उस पर उन्होंने हमारा ध्यान खींचा था। मतलब क्लब ऑफ रोम जो है वो विद्वान लोगों का एक समूह है जिन्होंने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में उन्होंने ये लिखा कि जिस तरह से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन उससे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, ये प्रकृति कब तक इसको सहन कर पाएगी? कब तक हम इन प्राकृतिक संसाधनों का इसी प्रकार से दोहन करते रहेंगे? कहीं ऐसा ना हो ये सब कुछ समाप्त हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचे। इसीलिए यहां पर पूरी दुनिया चिंता करने लगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे 1987 में और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, और कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें विकास के लिए जो चालू तौर तरीके होते हैं, उन चालू तौर तरीकों के स्थान पर टिकाऊ विकास की बात की गई। अब चालू तौर तरीके क्या होते हैं? हमने विकास करने के लिए जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं उनका प्रयोग प्रारंभ किया। हमने ये नहीं देखा कि एक न एक दिन ये सारी वस्तुएं जिनको हम काम में ले रहे हैं हमारे विकास के लिए, ये समाप्त हो जाएगी। हमने ये नहीं देखा कि हम पेट्रोल, डीजल व अन्य संसाधनों का जो प्रयोग कर रहे हैं, इससे उत्सर्जित होने वाली जो हानिकारक गैसें हैं वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, वो प्रकृति के लिए कितना घातक हो सकता है। यानी कि हमने केवल विकास, विकास और विकास, डेवलपमेंट, 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 सारा ध्यान इसी तरफ दिया। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि चालू तौर तरीके नहीं हो, जैसे कि सौर ऊर्जा का प्रयोग, पवन ऊर्जा का प्रयोग। ये वो संसाधन है जो कि असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं होंगे, और साथ ही इनके कहीं पर भी हमें साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाई देते, क्योंकि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे संसाधनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को बचाने हेतु कुछ संधियों पर विश्व के देशों ने हस्ताक्षर किए। जब दुनिया चिंता कर रही थी, जब दुनिया डर रही थी, तो उन्होंने अचानक कैसे प्रकृति को बचाया जाए उसके लिए कुछ संधियों पर भी साइन किए। उनमें प्रमुख संधियां हैं 1959 की अंटार्कटिका संधि, 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 1991 का अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार। इन संधियों में इन देशों ने आपसी समझौते किए कि हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, हमें पर्यावरण को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। विशेष रूप से यहां अंटार्कटिका शब्द आपने जो सुना, अंटार्कटिका हमारी इस धरती पर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जनशून्य है, जहां पर इंसान रहता नहीं है, लेकिन इंसान की पहुंच वहां तक है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां पर जाते हैं, वहां प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और इस कारण से वहां पर हानिकारक गैसेस जिनको कि हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो इतनी अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है कि वो पर्यावरण को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा रही है। आपने सुना होगा ओजोन परत में छेद की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ओजोन परत जो कि इस पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित रखती है, उस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो हानिकारक गैसेज हैं
उनका उत्सर्जन सर्वाधिक अंटार्कटिका पर किया गया। इसीलिए ये संधियां जो हुई है वो अंटार्कटिका को बचाने के लिए हुई है। उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 170 देशों ने भाग लिया। 170 कंट्रीज जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम इसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं, हम इसे अर्थ समिट भी कहते हैं, हम इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, जो कि ब्राजील में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था दुनिया के सभी देशों को एक साथ बिठाया जाए और कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं इस पर चर्चा की जाए, सबको कुछ जिम्मेदारियां दी जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जब सम्मेलन बुलाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में, तो यहां पर विश्व की साझी विरासत क्या होती है इस पर बात की गई थी। विश्व की साझी विरासत का मतलब होता है ऐसी जगह जो कि किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आती, उसे हम विश्व की साझी विरासत कहते हैं। जैसे कि वायुमंडल, अंतरिक्ष, समुद्र, अंटार्कटिका, ये सभी विश्व की साझी विरासत है जिस पर किसी का हक नहीं है, किसी देश का अधिकार नहीं है, ये पूरे विश्व का अधिकार क्षेत्र में आती है। साझी संपदा लेकिन जिम्मेदारियां अलग। इसका मतलब यह है कि संपदा सबकी है बट सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, जिम्मेदारियां अलग अलग है उसे बचाने की। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि दुनिया के सभी देशों ने इस प्रकृति को बराबर नुकसान नहीं पहुंचाया है। जिन्होंने अधिक नुकसान पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारियां अधिक है, जिन्होंने कम नुकसान पहुंचाया उनकी जिम्मेदारियां कम है। साथ ही साथ इस सम्मेलन में एजेंडा 21 ये भी दुनिया के देशों को 21 नियम सुझाए गए कि इनका पालन अगर हम करते हैं तो हम प्रकृति को काफी हद तक सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। 1997 में ये जो अर्थ समिट हुई थी, ये इसका सेकंड पार्ट था, इसका अगला चरण था जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। जापान के क्योटो शहर में एक बार फिर से दुनिया के सभी देश एकत्रित हुए, एक बार फिर से चर्चा हुई। यहां पर चर्चा विशेष रूप से हुई जो हानिकारक गैसेज हैं उनको कैसे कम किया जाए, उनका उत्सर्जन घटना चाहिए। कौन कौन सी हानिकारक गैसें मुख्य रूप से देखने में आती है, तो उनमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। ये वो गैसेज हैं जो कि हमारी प्रकृति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में इस बात पर चर्चा हुई कि हमें इन गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगानी जरूरी है, रोक लगानी होगी हमें। अब हम यहां पर बात करेंगे भारत ने इस प्रकृति को बचाने में किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। यहां आप देखिए, सबसे पहले भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 में इस पर दुनिया के अधिकतर देशों ने साइन किए थे, बट भारत ने 5 वर्ष लिए। 1997 के बाद 2002 में इस पर साइन किए, क्योंकि भारत ने पहले पूरी तरह से समझा इसको कि ये विकासशील और विकसित देशों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। उसके बाद G8 देशों का सम्मेलन जो कि 2005 में बुलाया गया था। ये G8 दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जो कि अब G7 में तब्दील हो चुके हैं। इन देशों के सम्मेलन में भारत ने इनके समक्ष एक बात रखी कि जो हानिकारक गैसें हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहकर के पुकारते हैं, इनका उत्सर्जन विकसित देशों के द्वारा अधिक किया गया है, क्योंकि विकसित देशों ने बहुत पहले अपने विकास की गति को प्रारंभ कर दिया था, जबकि विकासशील देशों ने बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया है। इसलिए विकसित और विकासशील देशों की जिम्मेदारियां अलग अलग होनी चाहिए, एक समान नहीं होनी चाहिए इस प्रकृति को बचाने के लिए। ठीक इसी प्रकार 2001 में भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय, रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, समाप्त नहीं होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसकी हम बात कर सकते हैं, के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। ठीक इसी तरह से भारत में बायोडीजल के प्रयोग पर भी एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने आज के इस वीडियो में चर्चा की आखिरकार ये पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस को मनाए जाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। और आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी दिवस हमें सभी को ये याद दिलाता है कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमारी है।
जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारा जीवन चल रहा है, अगर यहां पर हम इसी तरह से इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहे तो हम जो मूवीज में देखते हैं कि ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, प्रदूषण इतना अधिक बढ़ जाएगा, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ जीना होगा और आने वाली पीढ़ियां शायद इस धरती पर अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएगी। इसलिए अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है, अगर हमें उनके भविष्य के बारे में सोचना है, तो यह जरूरी है कि हम इस पर्यावरण को बचाने के लिए पृथ्वी दिवस के महत्व को समझें और अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते रहें। जय हिंद, जय भारत।